नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन के छांगा 6 ने ऐतिहासिक सुदूरवर्ती लूनर मिशन पूरा किया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाने के लिए पूरे चीन में ड्रैगन बोट रेस का आयोजन। जर्मनी की अंतर्देशीय नदियों पर शिपमेंट में भारी कमी। अब समाचार विस्तार से। चीन का छांगा 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से उड़ान भरकर अब वापस पृथ्वी की ओर जा रहा है। इस सफल मिशन से चीन चंद्रमा के उस हिस्से से नमूने वापस लाने वाला पहला देश बनने के एक कदम और करीब आ गया है, जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:38 पर चंद्रमा से रवाना हुए इस अंतरिक्ष यान ने 2 से 3 जून को सफलतापूर्वक नमूने इकट्ठे किए। दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा के नमूनों के पृथ्वी पर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि छांगा 6 अंतरिक्ष यान के जरिए लाई गई मिट्टी सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में कई सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगी। चीन के गेहूं उगाने वाले क्षेत्र फिलहाल कटाई के लिए सबसे उत्पादक समय में है। इस साल पहले से ही 80 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की कटाई की जा चुकी है। इस प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए शक्तिशाली कंबाइन हार्वेस्टर और घास बैलर जैसी स्मार्ट खेती मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन उन्नत मशीनों का बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। देश भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा इकाइयों का इस्तेमाल किया गया है। अनहोय, हनान और चांगसू जैसे प्रांतों में अच्छा विकास हो रहा है। अनहोय ने अपने 28 लाख से ज्यादा हेक्टेयर गेहूं के खेतों में कटाई का काम 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के तुमुकसुक शहर और मानस काउंटी में चरवाहे अपने पशुओं को गर्मियों के चारागाहों में ले जा रहे हैं। तुमुकसुक शहर में भेड़ों को 2600 मीटर की ऊंचाई से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले हरे भरे गर्मियों के चारागाहों में ले जाया जा रहा है। स्थानीय पशुधन प्रबंधन विभाग मौसम के बारे में अपडेट देने के अलावा पशुओं की तबीयत की जांच करने और परिवहन का ख्याल रखने जैसी जरूरी मदद देता है। मानस काउंटी में चरवाहे कुल 1,98,000 जानवरों को ले जा रहे हैं। हर गर्मियों में ये प्रवास घास के मैदानों को ठीक होने में मदद करते हैं और यह तय करते हैं कि संसाधनों का स्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाए। इन दिनों ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाने के लिए पूरे चीन में ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है, जो प्राचीन चीनी कवि च्यू युएन के सम्मान में मनाया जाता है। चांगशी प्रांत की राजधानी नानछांग में एक बड़ी रेस में चीन और बाकी देशों की 42 टीमों के 1200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। दर्शकों ने पारंपरिक संस्कृति के इस रंग बिरंगे प्रदर्शन को देखने का मजा लिया। वहीं वुशी शहर में 12 टीमों ने एक पुरानी नहर पर प्रतिस्पर्धा की, जिसमें 4 किलोमीटर के कोर्स पर अपनी ताकत और टीम वर्क का हुनर दिखाया। उधर दक्षिण चीन के तोंगक्वान शहर में स्थानीय गांववासी रेस के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल 10 जून को मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करना चाहता है ताकि स्थानीय लोगों के लिए किराए के घर ढूंढना आसान हो सके और माइग्रेशन स्तर को महामारी से पहले के स्तर पर वापस लाया जा सके। सिडनी यूनिवर्सिटी के लगभग आधे छात्र दूसरे देशों से आते हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का होना ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वीजा नियमों को सख्त कर दिया गया है। कुछ लोग छात्र वीजा को वर्क वीजा पाने का एक आसान तरीका मानते हैं, लेकिन यह किराया बाजार पर दबाव डालता है क्योंकि घर कम है और लोग ज्यादा। इस नीति बदलाव ने वीजा आवेदनों को धीमा कर दिया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने की इस योजना को मंजूरी मिल जाती है तो ये अगले साल लागू होगी। अंतर्देशीय नदियों पर जर्मनी के शिपमेंट में बहुत गिरावट दर्ज की गई है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे जर्मनी की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था की ओर इशारा माना जा सकता है। देश के फिर से एकीकरण के बाद से राइन और डेन्यूब जैसी महत्वपूर्ण नदियां जर्मनी का 10% माल ढोती हैं, लेकिन साल 2023 में इनमें सबसे कम कार्गो देखने को मिले। देखा गया है कि साल 2022 के मुकाबले माल ढुलाई में 5.9% की गिरावट आई है। यह 1 करोड़ टन की कमी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक परेशानियों के चलते लोगों को उतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी।
इस साल ब्राजील में हुई ज्यादा बारिश ने साओ फ्रांसिस्को घाटी में फलों के उत्पादन को खास तौर पर प्रभावित किया है। यह क्षेत्र ब्राजील के 39% आम और 20% अंगूर पैदा करता है। पिछले 5 महीनों में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से पैदावार कम हुई है और फसल पर कीटों का हमला हुआ है। आम की पैदावार में 60% तक की गिरावट आई है, जबकि अंगूर में 40% की कमी देखने को मिली। खराब मौसम की वजह से सिर्फ ब्राजील ही नहीं बल्कि दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में भी बाढ़ आई है, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीन में हर साल बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, जिसे चीनी में काओखाओ कहा जाता है। 2 दिनों तक चलने वाली इस काओखाओ परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्र देश के सबसे बेहतरीन और नामी विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने के लिए सबसे ज्यादा अंक पाने की कोशिश करते हैं। इस परीक्षा के जरिए छात्रों को उनके शैक्षिक और पेशेवर भविष्य तय करने में मदद मिलती है। साल में एक बार होने वाले इस एग्जाम को देश का हर प्रांत अपने अपने ढंग से करवाता है। यह परीक्षा पूरे देश में 7 से 10 जून तक होती है। इस परीक्षा को देने वाले छात्रों के लिए 3 विषय सबसे ज्यादा अहम होते हैं। पहला चीनी भाषा, दूसरा गणित और तीसरा कोई भी विदेशी भाषा। उसके बाद उन्हें आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के कुछ चुनिंदा विषयों की परीक्षा देनी होती है। चीनियों का मानना है कि यह परीक्षा आसान नहीं होती। वहीं चीन के शिक्षा मंत्रालय की माने तो इस साल चीन में इस एग्जाम के लिए करीब 1,34,00,000 से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 5,10,000 से ज्यादा है। चूंकि काओखाओ की परीक्षा पास करने के बाद ही छात्रों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल पाता है, इसलिए इसका दबाव चीनी छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता पर भी रहता है। चीन में हाई स्कूल की पढ़ाई 3 साल की होती है, यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसलिए हाई स्कूल के तीसरे साल के छात्र ही यानी 12वीं क्लास के छात्र ही आमतौर पर इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। परीक्षा के 20 दिन बाद परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि चीनी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि छात्र काओखाओ से पहले 6 विश्वविद्यालय चुन ले और उनमें ही आवेदन करें, और दूसरा तरीका है कि काओखाओ का रिजल्ट आने के बाद छात्र अपने अंक के आधार पर 6 विश्वविद्यालयों का चुनाव करें और फिर उन विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन करें। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद हर एक विश्वविद्यालय अपना कट ऑफ लिस्ट निकालता है और उसी के आधार पर छात्रों को दाखिला दिया जाता है। भारत में छात्रों को मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता है, लेकिन चीन में इस तरह का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए भी काओखाओ के परिणाम को ही आधार मानकर दाखिला दिया जाता है। इस तरह यहाँ चीनी छात्र बार बार परीक्षा की तैयारियों से बच जाते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर एक बार में ही अपने मनपसंद विश्वविद्यालय में दाखिला ले लेते हैं। काओखाओ से चीनी बच्चों के करियर की पूरी दशा और दिशा तय होती है। यही वजह है कि चीन सरकार इस परीक्षा को लेकर बहुत अलर्ट रहती है और इतना ही नहीं, इसे निष्पक्षता से करवाने के लिए कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लगभग शिक्षा मंत्रालय की होती है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसका खासा ध्यान रखा जाता है। परीक्षा के दौरान चीनी प्रशासन आम लोगों के लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है, जिसकी मदद से सरकार को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना दी जा सकती है। परीक्षा को सुचारू रूप से करवाने और परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आम पुलिस की तैनाती की जाती है। हर परीक्षा केंद्र पर समर्पित तकनीशियन को तैनात किया जाता है। उनके पास विशेष सिग्नल चेक करने वाले उपकरण होते हैं। इस कारण कोई भी छात्र किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए नकल के बारे में सोच भी नहीं पाता। इनके अलावा कुछ एक परीक्षा स्थलों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाती है, जो परीक्षा केंद्रों के ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए सारे नज़ारे को कैद करते हैं और पल पल की जानकारी प्रशासन को देते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय